हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में आप सभी का स्वागत है। मानव भूगोल में हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के माध्यम से जो विकास नाम का जो अध्याय है उसको पढ़ा, विकास के कुछ सिद्धांतों को देखा, विकसित विकासशील देशों को देखा और विकास के प्रतिमानों पर चर्चा की। आज हम लोग मानव भूगोल के अंदर मानव अधिवास के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और हम लोग कुछ वीडियोस के माध्यम से आने वाले कुछ 10-12 वीडियोस के माध्यम से ही इस पूरे मानव भूगोल को समाप्त कर लेंगे। और मानव भूगोल यदि हमारे द्वारा सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो इसके बाद हम लोग आपकी डिमांड पर ज्योग्राफी की कोई नई किताब उठाएंगे और उसे पूरा करेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मानव अधिवास पर। अधिवास का मतलब होता है बस्तियाँ, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स। देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले तो जैसा कि मैं करता हूँ, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के विषय में एक शॉर्ट चर्चा या यूँ कहें एक सिंपल भाषा में आपको समझा दिया जाए तो हम लोग समझते हैं कि मानव अधिवास क्या होते हैं। आप लोग अलग अलग कॉलोनीज़ पर रहते हैं, वो आपके अधिवास हो गए। आपके अपने अपने घर हैं, वो आपके अधिवास हो गए। बेसिकली हम लोग यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं, मानव के अधिवासों के बारे में बात करेंगे। इसमें उनके पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, उनके घनत्व के बारे में बात करेंगे, उनकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, वो कच्चे हैं या पक्के, इसके विषय में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो भोजन के बाद आश्रय जो रहा है, आश्रय वो मानव की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता रहा है शुरू से ही। क्योंकि मौसम की विषमताएं मानव ने देखी है, मानव ने अपनी सुरक्षा को देखा है, अपने जीवन यापन के लिए देखा है। इन सभी चीज़ों के लिए घरों की आवश्यकता होती है, अधिवासों की आवश्यकता होती है, बस्तियों की आवश्यकता होती है और इसका विकास निरंतर होता रहा है ऐतिहासिक क्रम से ही। सबसे पहले तो जो मानव के अधिवास हैं वो भौतिक पर्यावरण से मानव अपने आप को अनुकूलन करता है, उस तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मतलब यदि आप वातावरण में अगर आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तो शायद आप उतना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको उस वातावरण के साथ अनुकूलन करना है, समायोजन करना है, तो आपको अधिवास बनाने ज़रूरी है जहाँ पर आप आश्रय ले सकें। क्लियर बात है? चाहे हम लोग मानव शास्त्रियों की बात करें, समाज शास्त्रियों की बात करें, या फिर नृजातीय विज्ञानियों की बात करें, अथवा अर्थशास्त्री या भूगोलविद्ताओं की बात करें, तो इन सभी के द्वारा नगरीय और ग्रामीण अधिवासों के विषय पर बहुत गहराई से अध्ययन किए गए हैं। और इन अध्ययनों में सभी के द्वारा अलग अलग प्रकार की विधि को अपनाया गया है। कहा जाए तो विश्व के में जो लोग हैं किसी न किसी प्रकार के अधिवास में रहते हैं, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी हो। और संपूर्ण विश्व के अंदर अधिवास बहुत छोटा सा स्थान घेरते हैं, परंतु विश्व की बड़ी बड़ी सभ्यताओं में इन अधिवासों का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं कि अधिवास जो है विश्व की सांस्कृतिक संपत्ति के भंडार केंद्र है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग अध्ययन करते हैं या पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, वहाँ के सेटलमेंट्स देखते हैं। तो बेसिकली किसी भी सभ्यता का, किसी भी क्षेत्र का अगर हमें कल्चर देखना है तो उसमें जो वहाँ के अधिवास है, वहाँ के जो सेटलमेंट्स हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। बेसिकली ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नवाचारों के प्रतिमान भी है। मतलब कितना आप लोगों ने इनोवेशंस किए हैं, कितना आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, कितना आपने डेवलपमेंट किया है, ये भी आपके जो अधिवास हैं वो दिखाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि सांस्कृतिक कार्यों के कारण, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उस कारण जो है ये अधिवास मानव भूगोल का महत्वपूर्ण आधार रहा है। बेसिकली मानव भूगोल में हम लोग इसी कारण से अधिवासों को पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, या यूँ कहें कि उद्भव कैसे हुआ, तो बेसिकली इसके विषय में कुछ भी बात सुनिश्चित प्रकार से नहीं कही जा सकती है। निश्चित प्रकार से नहीं कहा जा सकता है कि इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। ये हमेशा से इतिहास के अंदर ये चीज़ ढकी हुई रही है कि बेसिकली कैसे इसकी उत्पत्ति हुई होगी। ऐसा तो नहीं हुआ होगा इस समय से पहले तक अधिवास नहीं थे और अचानक से मनुष्य ने अधिवास बनाना शुरू कर दिए, नहीं। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है और इसके लिए कोई भी एक निश्चित थ्योरी, निश्चित सिद्धांत अथवा निश्चित नियम नहीं दिया जा सकता कि बेसिकली इसकी उत्पत्ति हुई कब। फिर हम लोग बात करते हैं कि पौधों को अनुकूलन बनाए जाने और अधिवास की स्थापना से पहले मानव जो जाति थी, पौधों को अनुकूलन बनाना मतलब खेती करना और अधिवास बनाना। इससे पहले जो हमारी मानव जाति थी वो बेसिकली खाना बदोश
जीवन व्यतीत करती थी और समूहों में प्राकृतिक स्थलों पर भोजन की खोज और जल की खोज में इधर से उधर घूमते रहते थे। क्लियर बात है। फिर हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली जो हमारा इंसान है, जो हम बात करते हैं आज होमो सेपियंस, ये इस प्रकार का जीवन बिताता था कि इसके पास अधिवास बनाने के लिए समय नहीं है और उस एक ही अधिवास में निरंतर निवास करने के लिए भी कोई समय नहीं होता है। फिर भी जब हम लोग बात करते हैं इतिहासकारों, सांस्कृतिक और मानव शास्त्रियों द्वारा अधिवासियों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जरूर दिए गए हैं कि शायद ये उत्पत्ति का कारण रहा होगा, शायद ये रहा होगा। जैसा कि हम लोग मानव के इतिहास को देखते हैं तो उन इतिहासों में से हम लोग कोई बिंदु लेते हैं कि शायद ये कारण अधिवासियों की उत्पत्ति के बारे में रहे होंगे। देखते हैं कौन कौन से कारणों के विषय में बात की गई है। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक, इन सभी कारणों के बारे में कहा गया है। सबसे पहले बात की जाए धार्मिक कारणों की, तो अगर हम लोग बात करें कि धार्मिक कारणों में हम लोग कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण शायद यही रहे होंगे कि इंसान को कुछ ना कुछ पक्का सेटलमेंट बनाने की आवश्यकता पड़ी होगी। इसमें कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति मर गया, मृत व्यक्ति को गाड़ने के लिए भी कोई ना कोई स्थान काम में लेंगे और उसको गाड़ने के बाद वो जो कब्र हो जाएगी, उसकी स्थायी जो जगह हो जाएगी, वो भी उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं मृत व्यक्तियों को, जो मृत व्यक्ति रहे होंगे पुराने टाइम में, उनको आदर सम्मान के साथ किसी स्थान पर रखने के लिए, फिर उस स्थान पर पाठ पूजा करने के लिए, फिर वहाँ पर धार्मिक क्रियाएं शुरू होने के लिए, फिर उसी के आसपास पूजा स्थल, मंदिर का निर्माण करने के लिए आदि कई सारे कारणों के लिए अधिवासियों की स्थापना सबसे पहले की गई होगी। मतलब एक धार्मिक पक्ष है जो बताता है कि शायद अधिवासियों की स्थापना इस कारण से और इस प्रक्रिया से हुई होगी। अगर हम लोग सांस्कृतिक अधिवासियों की बात करें, या यूँ कहें कि सांस्कृतिक कारणों से अधिवासियों की उत्पत्ति हुई होगी, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षा देने के लिए भी अधिवास काम में लिए जाते रहे होंगे। कैसे? जैसे कोई पुरुष है किसी कबीले के अंदर और उसे भोजन की खोज में बहुत दूर दूर तक जाना है, हो सकता है कि वो शिकार के लिए निकला और 10 दिन तक लौट के ना आए, तो उसे शिकारियों से और दूसरे कबीलाई लोगों से अपनी स्त्रियों की, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उसने कहीं ना कहीं सेटलमेंट बनाने शुरू किए होंगे, कहीं ना कहीं दीवारें बनाना शुरू की होगी, कहीं ना कहीं घर बनाने शुरू किए होंगे ताकि वो उनको सेफ रख सके या उन्हें बचाए रख सके। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं राजनीतिक या सैन्य कारणों की। तो देखा जाता था कि जनजातियों में भी आपस में और कबीलाई लोगों में भी आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने की प्रवृत्ति रही है। इसी के कारण जो उस समय के जो कबीलाई लोग थे, अपने पुजारियों के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, अपने स्त्रियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इन सभी लोगों के लिए वो असुरक्षा महसूस करते थे। तो इनको सुरक्षा देने के लिए भी अधिवासियों को तैनात किया गया होगा, अधिवासियों को बनाया गया होगा और उनके लिए भी उन्हें कुछ अनुकूल स्थलों की आवश्यकता रही होगी। बेसिकली वो अपने अधिवासियों के चारों तरफ कोई ना कोई परकोटा बनाते होंगे, सुरक्षा की दृष्टि से कोई ना कोई दीवार बनाते होंगे, कोई ना कोई खड्डा करते होंगे या फिर कोई ना कोई खाई बनाते होंगे, जिससे कि उसके बीच का जो स्थान होगा, दीवार के बीच का स्थान, वहाँ पर जो भी उसके प्रियजन हैं वो सेफ रह सके या सुरक्षित रह सके। तो ये पॉलिटिकल और मिलिट्री ये कारण भी है, रणनीतिक कारण, ये यूँ कहेगी राजनीतिक कारण भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं अधिवासियों को की उत्पत्ति में सहायक रहे होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीज़न की। तो आप देखिएगा कि जब इंसान ने खेती करना शुरू किया, जब फसल का उत्पादन करना शुरू किया, जब उसने आखेट करना शुरू किया, मतलब शिकार करना शुरू किया, तब कहीं ना कहीं उसने एक समय के बाद ये ऐसा महसूस किया कि इस समय में मुझे खेती की फसल प्राप्त नहीं होती है, या इस समय मुझे फल फ्रूट प्राप्त नहीं होता है, या इस समय मुझे अच्छा शिकार नहीं मिलता है, तो मुझे भूखा रहना पड़ता है और कई बार मृत्यु भी होती है। तो क्यों ना मैं, जब मुझे ज़्यादा मिल रहा है, तो भंडारण के लिए एक कुछ अधिवास सा बना लूँ, कोई कमरा बना लूँ, कोई घर बना लूँ, जहाँ पर मैं अपने मुश्किल दिनों के अंदर खाने पीने का आइटम रख सकूँ या सामान को सुरक्षित रह सकूँ। मतलब एक तरह से संग्रहण, जब बोलते हैं संग्रहण घर, संग्रहण भंडारण करने के लिए जो ग्रह होते हैं वो बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं मानव ने अधिवासियों को खोजा होगा। जैसे अगर सोचिए कि जिस समय के मानव किसी नदी घाटी के आसपास रह रहे हैं, तो उन्हें बाढ़ से सुरक्षा के लिए अपने सामानों का, अपने घर वालों का और अपने भोजन या यूँ कहें कि कीमती सामानों की सुरक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं अधिवासियों की आवश्यकता पड़ी होगी। फिर हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये वो सारे कारण हैं जो संभावित कारण कहला सकते हैं कि अधिवासियों के लिए ये जरूर कारण हो सकते हैं कि इन कारणों से अधिवासियों की उत्पत्ति हुई होगी।
फिर हम लोग देखते हैं कि साइट कौन सी रही होगी, किन स्थानों पर अधिवासों की स्थापना की जाती रही होगी। तो हम लोग देखते हैं कि मानव के जो अधिवास है, प्राचीन काल से ही देख लीजिए आप, पुराने समय से ही मानव के जो अधिवास है वो उसके आवश्यक संसाधनों के निकट ही रहे हैं। आवश्यक संसाधन में पानी भी होता है, आवश्यक संसाधन में खेती भी होता है, आवश्यक संसाधन में प्लेन ज़मीन या यूँ कहें मैदानी ज़मीन भी होती है, आवश्यक संसाधन में जहाँ वो सुरक्षित महसूस करता है वो जगह भी होती है। तो बेसिकली मानव ने अपने अधिवासों का जो निर्धारण है वो वृद्धि और विकास, भूमि, जल, वन, खनिज संसाधनों की उपलब्धता आदि के अनुसार प्रभावित होते हुए किया है। संसाधनों की प्रकृति और क्षमता के आधार पर अधिवास अस्थायी भी होते हैं और अधिवास स्थायी भी होते हैं। ग्रामीण अधिवास भी होते हैं धीरे धीरे, मतलब जो स्थायी अधिवास है वो धीरे धीरे ग्रामीण में और नगरीय में भी परिवर्तित होते रहते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या होते हैं स्थायी अधिवास, क्या होते हैं अस्थायी अधिवास, नगरीय अधिवास क्या होते हैं, ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं, प्रकीर्ण अधिवास क्या होते हैं, सघन अधिवास क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे उसके अंदर की उनके पैटर्न्स क्या है, लीनियर पैटर्न क्या है, स्क्वायरल पैटर्न क्या है, त्रिकोणमितीय ये कहें ट्रायंगुलर पैटर्न क्या है ना, तारानुमा स्टार टाइप पैटर्न क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोग इस अधिवास वाले आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो अधिवास वाले चैप्टर को हमने आज इंट्रोडक्शन से शुरू किया है। आप लोग नेक्स्ट वाले वीडियोस में बने रहिएगा, मिलते हैं। बस इसी तरह से आप लोग भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मानव भूगोल को सीरियसली लीजिएगा। मेरे साथ साथ बुक पढ़िए, हम लोग कम्प्लीटली इस मानव भूगोल को बहुत ही जल्दी निपटा लेंगे। थैंक यू वेरी मच।